हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नामा में आप सबों का बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 9 एनसीईआरटी बुक्स क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन यानी गति लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग मोशन के बारे में बेसिक चीज़ें समझेंगे और साथ में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ यानी दूरी और इस टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर में दिए गए कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोशन। देखिए, जो हम अगर अपने आसपास अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मोशन करते हुए नज़र आएंगी। जैसे ये जो मोशन है वो कॉमन है, यूनिवर्स में बहुत ही कॉमन चीज़ है। जैसे हम अपने आसपास देखेंगे तो चिड़िया उड़ती हुई नज़र आएगी या कार रोड पर मोशन करते हुए नज़र आएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि मोशन बहुत ही कॉमन चीज़ है। यह हमारे आसपास से लेकर यूनिवर्स में भी होते रहती है। तो और हम एटम और मॉलिक्यूल्स में भी मोशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं कि मोशन बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जा रहा है, टाइम लैप्स होते जा रहा है और टाइम लैप्स हो रहा है और किसी बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह बॉडी मोशन कर रहा है। जैसे यह बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो यह बच्चा अभी यहाँ था और ये कुछ टाइम के बाद ये बच्चा यहाँ चला आया। तो हम देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे लैप्स हुआ, टाइम जैसे जैसे गुजरा, वह बच्चे का पोजीशन भी चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यह बच्चा मोशन कर रहा है। उसी तरह हम ये देख रहे हैं, ये पैर को जो देख रहे हैं, ये टाइम के साथ पैर का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पैर मोशन नहीं कर रहा है। पैर क्या है? पैर रेस्ट में है, यानी पैर स्थिर है, इसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और ये बच्चे का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो बच्चा ये मोशन कर रहा था। तो आइए कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं। आप लोगों ने ट्रेन में यदि सफ़र किया रहेगा और आप जिस ट्रेन में हैं उसी ट्रेन के बगल से, उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से अगर दूसरी ट्रेन जा रही है, तो आपने महसूस किया होगा कि आपको लग रहा होगा कि वो दूसरी जो ट्रेन है वो स्थिर है, यानी वो मोशन नहीं कर रही है। देखिए, ये दो ट्रेन जा रही है और दोनों में दो बच्चे हैं, तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि सामने वाला बच्चा मोशन नहीं कर रहा है, यानी वो स्थिर है। लेकिन ये ग्राउंड पर जो बच्चे हैं वो अगर दोनों ट्रेन को देखेंगे तो दोनों ट्रेन मोशन करते हुए नज़र आएगा। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मोशन है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। यानी कौन सा ऑब्जर्वर किसी बॉडी को देख रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसा ट्रेन के बच्चे को ट्रेन मूव करते हुए नहीं दिख रहा था, लेकिन ये जो ग्राउंड पर बच्चे थे ट्रेन के पटरी के बगल में, तो उन्होंने ट्रेन को देखा तो वो ट्रेन मोशन करते हुए नज़र आ रहा था। तो ये हम समझ गए कि ये जो मोशन है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक
की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये जो इसी तरह आप लोगों ने ये तो जानते होंगे कि पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, और ये जो पृथ्वी सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है जिसके कारण दिन रात होता है। तो लेकिन हम पृथ्वी पर हैं तो हमने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि पृथ्वी मोशन कर रही है। जैसा ये एनिमेशन में देख रहे हैं, पृथ्वी पर दो बच्चे हैं और पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और साथ में दो बच्चे भी जो पृथ्वी का जो वेलोसिटी है सेम वेलोसिटी से सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो बच्चे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो पृथ्वी का वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से बच्चे भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यानी पृथ्वी का वेलोसिटी और बच्चे का वेलोसिटी सेम है। तो दोनों का अगर वेलोसिटी सेम है तो इसीलिए बच्चे को या जो भी पृथ्वी पर जो भी हम लोग हैं, हमें ये महसूस नहीं होता है कि पृथ्वी मोशन कर रही है। लेकिन अगर कोई स्पेस से पृथ्वी को देखे तो उसे यह लगेगा कि पृथ्वी मोशन कर रही है। तो सेम लॉजिक जो हम लोगों ने ट्रेन में लगाया था, सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। तो जो है अभी हम लोगों ने देखा कि ये मोशन किस पर डिपेंड करता है, मोशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जैसा अगर स्पेस से कोई ऑब्जर्वर पृथ्वी को देख रहा है तो उससे वो पृथ्वी मोशन करते हुए नजर आएगी। लेकिन वही अगर पृथ्वी पर है, यानी अर्थ पर कोई है, जैसे हम लोग अर्थ पर हैं, तो हमें अर्थ मोशन करते हुए नज़र नहीं आएगी। अच्छा, तो हम लोग मोशन को क्या है अनुभव द्वारा भी बता सकते हैं कि कोई चीज़ मोशन कर रही है। जैसे मान लेते हैं कि ये कुछ डस्ट पार्टिकल हैं और ये डस्ट पार्टिकल अचानक उड़ने लगे, तो ये तो डस्ट पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, समय के साथ इनका पोजीशन चेंज हुआ। लेकिन ये डस्ट पार्टिकल को हम लोग देखकर ये भी बता सकते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल का मोशन हो रहा है, यानी उस समय हवा का भी मोशन हो रहा था। उसी तरह हम ये भी बता सकते हैं कि अगर पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो ये हवा मूव कर रही है, यानी हवा बह रही है। तो देखिए, अब आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आल्सो नॉन एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उस मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। और भी कुछ तरह के मोशन होते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे रोटेशनल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वाइब्रेशन मोशन होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो सबसे सिंपल मोशन है। जैसा देखिए, ये बॉल जो मूव कर रही है, ये सीधी रेखा में जा रही है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। और ये जो बॉल है ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो इसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और ये एक लकड़ी का रेक्टेंगुलर टुकड़ा है, ब्लॉक है, जिसके सेंटर में एक छेद है और इस छेद में एक नेल लगा हुआ है। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो इस नेल के चारों तरफ मूव कर सकता है। तो इसके जो मोशन है उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। देखिए, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर ये जिस डायरेक्शन में क्लॉक
का सुई मूव करता है उस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन कहेंगे, और उसके क्लॉक के सुई के दिशा अपोजिट दिशा में मोशन कर रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन कहेंगे। तो इस टाइप के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो आप लोगों ने रोटेशनल मोशन भी अब समझ लिया। सिर्फ ये रोटेशनल मोशन, किस टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे, ये समझ लिया। इसका या अगर स्टडी करना चाहें तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स मोशन है जो आगे के हम क्लास में पढ़ेंगे। और ये देखिए वाइब्रेशन मोशन, ये बॉल जो मूव कर रही है ये आगे तो जा रही है लेकिन साथ में वाइब्रेट करते हुए भी जा रही है, तो इसके मोशन को वाइब्रेशन मोशन कहेंगे या कंपन मोशन। या कंपन करते हुए जा रही है तो इसके मोशन को हम लोग वाइब्रेशन मोशन बोलेंगे। तो अब जो इसमें हम लोग अभी जो स्टडी करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, और रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशन मोशन और सर्कुलर मोशन उसका स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करने के पहले हमें कुछ टर्म को समझना होगा, जैसे पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जैसे कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो आइए हम पहले जानते हैं पोजीशन क्या है। देखिए, पोजीशन, टू स्पेसिफाई पोजीशन यू नीड टू यूज ए रेफरेंस पॉइंट एंड ए सेट ऑफ एक्सिस। तो किसी बॉडी का पोजीशन जानने के लिए हम सेट ऑफ एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा हम किसी बॉडी का पोजीशन को जान सकते हैं। यानी उस बॉडी का पोजीशन कहाँ पर है वो उसको जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई, जेड। तो जहाँ पर वो तीनों एक्सिस से ज्वाइन करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। तो ये देखिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड, और तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। अगर हमें एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पोजीशन लेना है तो हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसका पोजीशन को ओरिजिन से मेजर कर लेंगे। उसी तरह वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में उसके पोजीशन को हम लोग ओरिजिन से मेजर करके हम बता सकते हैं कि उसका पोजीशन क्या है। और तीनों ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा एक्स और जेड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, वाई और जेड परपेंडिकुलर है, उसी तरह एक्स और वाई भी परपेंडिकुलर है। ये 3D डायमेंशन है तो इसमें हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये वाई और जेड भी परपेंडिकुलर है। एक्स वो बाहर स्क्रीन से बाहर निकला हुआ है, एक्स एक्सिस जो है वो स्क्रीन से बाहर निकला हुआ है। तो ऐसा हम अगर सोचे एक्स बाहर निकला हुआ है स्क्रीन से तो वाई और एक्स भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो तीनों जहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं और उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। तो हमें किसी भी बॉडी का जो पोजीशन मेजर करना होगा हम रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन से मेजर कर लेंगे। अगर हमें एक्स डायरेक्शन में मेजर करना है तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस में ये 5 मीटर दूरी पर है ये कोई बॉडी, तो उसका जो पोजीशन हो गया ओरिजिन से 5 मीटर हो गया, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ओरिजिन से वो 6 मीटर दूरी पर है। तो जो पोजीशन होगा बॉडी का वो 6 मीटर होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा।
उसी तरह हम मानते हैं कि कोई बॉडी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो उसी तरह हम ओरिजिन से डिस्टेंस उसका मेजर कर लेंगे और उसका पोजीशन हो जाएगा और उसका डायरेक्शन हो जाएगा जेड एक्सिस। तो आइए अब हम लोग पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस, किसी किसी बुक में पाथ लेंथ को डिस्टेंस भी लिखा गया है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। पाथ लेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। देखिए पाथ लेंथ है जो बॉडी, कोई बॉडी जो जितना भी डिस्टेंस से ट्रेवल करती है उसको हम मेजर कर लेंगे तो वो पाथ लेंथ हो जाएगा यानी डिस्टेंस हो जाएगा। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यानी जितना हम दूरी मेजर कर लेंगे यानी डिस्टेंस जो भी मेजर कर लेंगे वो उसका पाथ लेंथ हो जाएगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ब्लू लाइन का एक पाथ है यानी एक रास्ता है, और इस रास्ते पर एक चींटी है, एंट है, उसका पोजीशन जो है पी है, और ये चींटी चलना चालू करती है और ये ब्लू वाले पाथ से होकर वो पी डैश तक पहुंचती है। ये ब्लू वाले रास्ते को कवर करते हुए ये पी डैश तक पहुंचती है। और मान लेते कि वो चींटी ब्लू वाले रास्ते से नहीं होकर ये जो येलो वाला रास्ता है उससे जाती है, और उससे भी वो सेम जगह जाती है, वो पी डैश पर ही जाती है, पी डैश पॉइंट पर जाती है। तो ये दोनों केस में जो पाथ लेंथ होगा, हम अगर ब्लू वाले रास्ते का पाथ लेंथ निकालना होगा तो ब्लू वाले रास्ते को हम लोग मेजर कर लेंगे, पी से पी डैश तक जिस रास्ते से गई है चिट्ठी उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, और ये उसका ब्लू वाले रास्ते का पाथ लेंथ हो जाएगा। अगर येलो वाले रास्ते का पाथ लेंथ निकालना है तो येलो वाले रास्ते को पी से पी डैश तक मेजर कर लेंगे, तो ये येलो वाले रास्ते का पाथ लेंथ हो जाएगा। और अब आइए हम डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इसमें हमें पाथ से कोई लेना देना नहीं है, पाथ है कौन सा पाथ से चींटी गई उसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखना है। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। देखिए ये चींटी दोनों पाथ से गई, लेकिन दोनों पाथ से जाने के बावजूद भी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा पी से पी डैश को हम सीधी रेखा से ज्वाइन कर देंगे, तो इस पी से पी डैश का जो सीधी रेखा से जो रेड वाला लाइन है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में देखिए डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें दोनों होता है, दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसका हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे? मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, और इसका डायरेक्शन जो बताना है उसके लिए हमें पी से पी डैश की तरफ देखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? पी और पी डैश के बीच जो सीधी रेखा ज्वाइन की है उसका जो डिस्टेंस है यानी वो दोनों के बीच का डिफरेंस है जो, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट को भी समझ गए होंगे और ये पाथ लेंथ को भी समझ गए होंगे। तो देखिए पाथ लेंथ है दो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन
डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो पाथ लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को बुक में अगर रिप्रेजेंट करना है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अगर उसको बुक में हम बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं। अगर कोई बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका मीनिंग होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम लिखते समय एग्ज़ाम में या नोटबुक में लिखते समय वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वो क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसके साथ डायरेक्शन भी है। तो ये डायरेक्शन ये नहीं बता रहा है कि जो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। ये डायरेक्शन का मीनिंग हुआ कि उसके पास जो क्वांटिटी है उसके पास वेक्टर है, यानी उसके पास डायरेक्शन है। लेकिन कौन सा डायरेक्शन है? डायरेक्शन है हमें या तो बुक में दिया रहेगा, फिगर जो बनाया रहेगा उसमें डायरेक्शन दिया रहेगा, या क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया रहेगा, अलग से लिखा रहेगा कि कौन सा डायरेक्शन में है। जैसे ईस्ट टू वेस्ट है या नॉर्थ टू साउथ है, या कोई 2 पॉइंट रहेगा उसमें बताएगा कि पी से पी डैश। जैसा इस फिगर में जो डायरेक्शन है क्या है? पी से पी डैश है। तो सिर्फ ये जो एरो है किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर, जो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो एरो रहेगा वो सिर्फ ये डिनोट करेगा कि उसमें डायरेक्शन भी होता है। अब आइए हम पाथ लेंथ या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जैसे ये कार स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, तो इसको जो इसका जो मोशन है स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन में हम एक्स एक्सिस को रख सकते हैं। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसका ओरिजिन वो है यानी 0, और हम इसके राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते, पॉजिटिव कंसीडर किए हैं। हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार। तो इसमें हम राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को निगेटिव। तो ये जो कार जो चली, ये ओरिजिन से जाकर पी पर रुक गई। ये देखिए, ओरिजिन से चली और पी पर जाकर रुक गई, पी पॉइंट पर रुक गई। और पी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर है। तो हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो ओरिजिन से ये पी का जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर है, और हम इसको ए पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। अगर ए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम मेजर करेंगे उसको निगेटिव डायरेक्शन लेंगे। तो ये हमारा कार पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया 360 मीटर। अब हम एक दूसरी कार लेते हैं, ये भी ओरिजिन पर है, और ये देखिए ये भी कार मूव कर रही है और मूव करके पी तक गई, और पी से वापस से ओरिजिन पर आ गई, यानी 0 पर आ गई। तो आइए अब हम इन दोनों का पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, दोनों मूवमेंट का। देखिए, पाथ लेंथ इन फर्स्ट मूवमेंट इज, पहला जो कार है ऊपर वाली कार, उसका जो पाथ लेंथ कितना है? पाथ लेंथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ओ से पी यानी 0 से 360 मीटर। तो उसका जो पाथ लेंथ हो जाएगा 360 मीटर। और जो दूसरी कार है उसका पाथ लेंथ क्या हो जाएगा? वो ओरिजिन से पी तक गई और पी से वापस ओरिजिन तक आई, तो उसका जो टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा 360 मीटर प्लस
जो रिटर्न भी किया उसने तो 360 मीटर, तो 360 मीटर प्लस 360 मीटर इक्वल टू 720 मीटर। तो ये हम लोग दोनों कार का पाथ लेंथ निकाल लिए। अब हम दोनों कार का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले कार यानी ऊपर वाले कार का जो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितना है ये ऊपर वाले कार का, ये 360 मीटर और इनिशियल पोजीशन 0। तो 360 में से 0 माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 360 मीटर। उसी तरह हम अगर नीचे वाले एक कार का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो देखिए नीचे वाले कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका इनिशियल पोजीशन क्या था 0 और फाइनल पोजीशन क्या था, ये पी से जाकर वापस आया तो फाइनल पोजीशन क्या था 0। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 0। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इन दोनों केस का पाथ लेंथ भी निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। अब देखिए ये हम कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, ये जो दोनों हम लोगों ने निकाला। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्स बाई एन ऑब्जेक्ट। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ लेंथ के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा कि पाथ लेंथ के इक्वल है, जो डिस्प्लेसमेंट है पहले वाले कार का, ऊपर वाले कार का पाथ लेंथ भी सेम है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो ये पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर सेकेंड वाले केस को हम कंसीडर करें, सेकेंड वाले केस में नीचे वाले कार का देखिए पाथ लेंथ इस केस में कितना था 720 मीटर, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो इस केस में पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह दूसरा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कोरोस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन पाथ लेंथ 0 नहीं होगा। जैसा सेकेंड वाले केस में क्या था, पाथ लेंथ कितना था 720 मीटर, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो ये हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन निकाला जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो ये हम एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं। अगर मान लें कि ये जो ऊपर वाली कार थी वो से पी तक गई, पी से क्यू तक आई, तो अब इस केस में आपको पाथ लेंथ निकालना है। ये ऊपर वाली कार 0 से पी तक गई यानी ओरिजिन से पी तक गई और पी से क्यू तक वापस आई, तो आपको पाथ लेंथ निकालना है ऊपर वाले कार का और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और ये दोनों निकाल कर आप एक कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को भेज सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, एक कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव किया यानी कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? इफ यस, यदि हाँ, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो आपको कुछ एग्जाम्पल देना है।
कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, कुछ डिस्टेंस मूव किया, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हाँ, तो आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल भी जो देखा था कार वाला, उस एग्जाम्पल को ही लेते हैं जो सेकेंड वाला कार थी। तो ये देखिए, ये ओरिजिन से मूव कर कर पी तक गई और पी से वापस ओरिजिन पर आ गई। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट जो था, सॉरी, इस केस में इसका जो पाथ लेंथ था यानी डिस्टेंस जो इसने कितना ट्रेवल किया, ओरिजिन से पी तक गई है 360 मीटर गई है और फिर 360 मीटर वापस भी आ गई। तो टोटल इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 720 मीटर। 360 प्लस 360 जाने का और 360 आने का, तो ये हो गया 720 मीटर। और इसका पाथ लेंथ देखिए कितना है। देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ, और फाइनल पोजीशन भी ओ, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, यानी जहाँ पर फाइनल पोजीशन है वो वही इनिशियल पोजीशन है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। आप लोगों ने अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस केस में देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है और डिस्टेंस लेकिन 0 नहीं है, यानी कुछ तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। देखिए पाथ लेंथ इन कार मूवमेंट इज 720 मीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो आप लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक किसान का एक खेत है जो स्क्वायर शेप में है और इसका साइड है 10 मीटर और इसको ये एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगता है, यानी उस खेत को एक चक्कर लगाएगा किसान तो 40 सेकेंड लगता है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो किसान 2 मिनट 20 सेकेंड मूव किया, तो उसके बाद जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें फाइनल पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि किसान 2 मिनट 20 सेकेंड में किस पोजीशन पर पहुंचा। तो देखिए एक चक्कर लगाने में उसको कितना लग रहा है, 40 सेकेंड, और उसने टोटल टाइम लगाया था 2 मिनट 20 सेकेंड। तो आइए हम देखते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। 2 मिनट 20 सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने पर हो जाएगा ये 2 मिनट 20 सेकेंड इक्वल टू 60 इंटू 2 मिनट्स प्लस 20, यानी हो गया 140 सेकेंड। तो देखिए ये टोटल टाइम किसान ने लिया 140 सेकेंड। तो अगर मान लें किसान ओ से स्टार्ट किया तो एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड लगा, 2 चक्कर लगाने में 80 सेकेंड और 3 चक्कर लगाने में 120 सेकेंड, यानी वो 3 चक्कर लगाने के बाद वो 120 सेकेंड इलेप्स हो गया उसका। अभी भी उसके पास 20 सेकेंड बाकी है, तो 20 सेकेंड में वो कहाँ पर आएगा। देखिए 10 सेकेंड में वो एक साइड को कवर करेगा और नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो एक साइड और कवर करेगा। तो जो किसान का जो फाइनल पोजीशन होगा वो के डायगोनली अपोजिट होगा, यानी यहाँ पर किसान होगा तो हमें अब ओ से किसान का जो फाइनल पोजीशन है
जो मान लेते हैं किसान का फाइनल पोजीशन P पॉइंट है, तो हम O से P का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो O का P से डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम पाइथागोरस से थ्योरम लगाकर इसका O से P का डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसान का पोजीशन P है, तो ओ पी स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इस साइड का 10 स्क्वायर प्लस इस साइड का 10 स्क्वायर, तो ये हमारा ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 इक्वल टू 2 इंटू 100 इक्वल टू सॉरी ये ओ पी हो जाएगा 10√2। तो ये जो 10√2 मीटर हो जाएगा ओ पी। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का ओ पी का मैग्नीट्यूड मालूम चल गया 10√2 मीटर, और हमें इसका डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन बताने के लिए, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताने के लिए हम ओ से पी की तरफ देखेंगे। तो ओ से पी की तरफ देखने पर जो डायरेक्शन होगा वही पी का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का वो डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 10√2 और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओ से पी की तरफ, टुवार्ड्स पी फ्रॉम ओ, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन रहेगा तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। ये हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है। तो इट कैन नॉट बी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने पहले वाला जो कार का जो मूवमेंट देखा था, उसमें सेकंड वाले कार का जो मूवमेंट देखा था, उसमें हम लोगों ने निकाला था कि कार का जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो हो गया था, यानी कार जहाँ से चली थी वापस वहाँ पर ही आ गई थी। उस केस में कार का डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो। अब ये सेकेंड वाला देखते हैं, बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस से अधिक हो सकता है क्या? तो हम लोगों ने जो दोनों कार का एग्जांपल दिया था पहले, उन दोनों कार में किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या पाथ लेंथ से अधिक नहीं आया था, या तो इक्वल आया था या जीरो आया था। तो बी में हो जाएगा मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो ये देखिए, जो हम लोगों ने पिछला जो कार का एग्जांपल लिया था वो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कार गई ओरिजिन से पी तक गई, तो इस केस में पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
दोनों इक्वल था। और ये नीचे वाले कार का मूवमेंट में देख रहे हैं कि ये इसमें ओ से गई पी तक, पी से वापस आई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो पाथ लेंथ इन फर्स्ट मूवमेंट इज 360 मीटर, पाथ लेंथ इन सेकेंड मूवमेंट इज 360 पर 360 720 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट मूवमेंट इज 360 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड मूवमेंट इज 0। तो आप लोगों ने अच्छी तरह ये क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें फिजिक्सनामा को। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगला वीडियो भी जल्द आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।